नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है विजय की आहट, नक्सलियों में बौखलाहट। बीजापुर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन का 9वां दिन है। जवानों ने कर्रेगुटा की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया। एक अच्छी बड़ी खबर निकलकर सामने आई जो ये बताता है कि जल्द ही लाल आतंक का खात्मा होने वाला है। लेकिन इसी बीच पड़ोसी राज्य तेलंगाना से हो रही सियासत कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर लहराता तिरंगा, जवानों के बुलंद हौसले और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट। विजय की आहट का साफ संकेत है, तो ये इस बात का भी इशारा है कि नक्सलियों में ऑपरेशन से बौखलाहट है। बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के 9वें दिन जवानों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर विजय ध्वज फहराया, जिसके बाद अब 2 पहाड़ियों पर कब्जा करना बाकी है। इधर कांग्रेस भी नक्सल मोर्चे पर सरकार के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस की ओर से नक्सली उन्मूलन के लिए जो चलाए जा रहे हैं उसका हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं है। पूरी तरह से समर्थन है सरकार को, उस पर पूरी तरह से जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो नक्सली समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार करे। कांग्रेस का उसमें पूरा समर्थन है। एक तरफ बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, तो दूसरी ओर तेलंगाना में इस ऑपरेशन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। तेलंगाना सरकार शांति वार्ता की बात कह रही है, तो सीएम साय ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील की, तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कड़ा प्रहार किया। तेलंगाना के सीएम का जो वक्तव्य है उसकी तो मैं निंदा करना चाहूँगा। आज हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से इनको कह रहे हैं नक्सलियों को कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए। बार बार शांति वार्ता का कोई मतलब तो है नहीं, वो तो हम लोग शुरू से ही वार्ता के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि आदिवासियों की हत्या है तो गलत है। जो भारत के संविधान को न मानकर बंदूक रखकर बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, उनके साथ ये किस तरीके से बात कर सकते हैं? उनके साथ ये कैसे भारत के संविधान का उल्लेख कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं भारत की सरकार को कि भारत की सरकार हमारा संविधान है, देश की रक्षा होना चाहिए। और मैं नहीं सोचता हूं कि बस्तर के लोग शांत होंगे। जो बस्तर की जनता है, जो बस्तर के नक्सल पीड़ित लोग हैं, जरूर इस पर बोलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बात। छत्तीसगढ़ की कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगे की तस्वीर बताती है कि बस्तर शांति की ओर है। सुरक्षा बलों ने बड़ी रणनीति के साथ मोर्चा संभाला है। नक्सलियों की छटपटाहट बता रही है कि कर्रेगुट्टा में फहराता ये तिरंगा नक्सलवाद की बस्तर से विदाई का संकेत है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, हर कोई ये चाहता था कि इस तरह लहराता हुआ तिरंगा दिखाई दे। ये शान भी है और जिस तरह का जवानों का हौसला है, जज्बा है, वो भी हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं थोड़ी सियासत की बू भी आ रही है। तो ऐसे बड़े आयोजन में, ऐसे बड़े ऑपरेशंस में क्या इस तरह की सियासत उचित है? लेकिन इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज़ के कुछ सुरक्षित सवाल। सवाल नंबर 1, क्या कर्रेगुट्टा पर फहराता तिरंगा नक्सलवाद की विदाई का संकेत है? सवाल नंबर 2, क्या तेलंगाना से शांति वार्ता की अपील दबाव बनाने की एक कोशिश है? सवाल नंबर 3, छत्तीसगढ़ की तरह तेलंगाना में कांग्रेस क्यों नहीं कर रही समर्थन? ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में तो कर रही, फिर तेलंगाना में आखिर क्या? तो ये 3 सवाल है और इसी के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन हमारे आज के मेहमान कौन कौन है, चलिए उनसे मिलवाते हैं। श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ, पूर्व विधायक बीजेपी के हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुंदरानी जी आपका। डॉक्टर अजय साहू जी, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिल जी, शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगा। बड़ी ही सुखद तस्वीर आज सामने आई और मुझे लगता है सभी को इंतज़ार है कि क्योंकि एक पहाड़ी पर एक तिरंगा लहराते हुए एक जवान दिखाई दे रहे हैं और बड़ी खुशी के माहौल में हमको लगता है कि दोनों ही पहाड़ियों पर अब तिरंगा लहराने में ज़्यादा देर नहीं लगे। आपको लग रहा है कि ये अंत की तरफ जा रहे हैं? और इस पर जो थोड़ा राज्यों के बीच में जो विवाद हो रहा है, जिस तरह की हमको एक सियासत की बू हमको सुनाई दे रही है, कहाँ से? तेलंगाना से। तो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन हमको सफलता की ओर जाते हुए दिख रहा है?
बिल्कुल ललित जी, जनरल मानेक शाह बहुत अच्छे सेना अध्यक्ष हुए हमारे यहाँ के, और उन्होंने जब एक बार तिरंगे को लहराते हुए सैल्यूट किया था और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि ये तिरंगा कैसे लहरा रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये तिरंगा हवा से नहीं लहरा रहा है, बल्कि जो जवान शहीद हुए उनकी सांसों के चलते ये लहरा रहा है। तो आज भी यदि नक्सल के सबसे बड़े गढ़ में, यदि उस घाटी में हमने तिरंगे को देखा है, तो मुझे वही मानेक शाह का वक्तव्य याद आ रहा था। हाँ जी, बहुत से सैकड़ों हजारों जवानों ने शहादत दी है, आम आदमी ने भी शहादत दी है, जवानों ने शहादत दी है, हमारे नेताओं ने शहादत दी है, भाजपा कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने, नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट उतारा और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी एक कुर्बानी दी है। तो ये जो दृश्य आया है 50 सालों के बाद किसी पहाड़ पर तिरंगा लहराना, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिस तरह विजय शर्मा है गृह मंत्री, निश्चित तौर पर क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने जिस तरह अभियान चलाया, जिस तरह नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर उन्हें ललकारा है, आज नक्सली आत्मसमर्पण की गुहार लगा रहे हैं। और ये वैसी ही गुहार है जब 1972 में, ललित जी आपको याद होगा, 1972 में जब मध्य प्रदेश के डकैतों ने आत्मसमर्पण के लिए गुहार लगाई थी और उसमें सरकार सफल भी हुई थी और उसके बाद नक्सली डकैत समस्या खत्म हो गई थी। तो आज नक्सली भी अगर गुहार लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई समझौते वाली बात नहीं होनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि अगर आपने आत्मसमर्पण कीजिए आप, और नक्सलवाद छोड़ करके मुख्य धारा और मुख्य शांति और विकास के रास्ते पर बिल्कुल अनिल जी, और ये बात जहां बिल्कुल तक आपने बात कही है। चलिए जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप, बता दीजिए। जी ललित जी, मैं सिर्फ एक बात और कह रहा था कि जैसा आपने कहा कि नक्सलियों की तरफ से जिस तरह से तमिलनाडु से प्रस्ताव आया है, मुझे लग रहा है कि देखिए एक इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म जो होता है ना शहरों में, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं प्रेशर काम आया है कि तमिलनाडु की सरकार अब कह रही है कि तेलंगाना से बंद कीजिए, नक्सलियों पर हमले करना बंद कीजिए। जी, तेलंगाना से, तेलंगाना की सरकार ने कहा है। नहीं, निश्चित ही तो ये दबाव है जो इंटेलेक्चुअल। जी बिल्कुल अनिल जी, मैं आऊंगा आपके पास फिर से, लेकिन ये तमाम चीजें जो जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, क्योंकि आपने डकैतों की समस्याओं के बारे में बात की, एक वो भी एक समय था जब हम सोच रहे थे कि कैसे आखिरकार ये समस्या का निवारण होगा। बीहड़ और उस चंबल में लोग जाने से डरते थे, लेकिन आज देखिए तो आज हमको कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता, कहीं जो है डकैत नहीं है, बीहड़ में आप जा सकते हैं, आप चंबल में कहीं भी जा सकते हैं। तो उसी तरह से आप सही कह रहे हैं कि नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान करना जरूरी है और इसके लिए सभी राज्यों को एकजुट होना होगा और कहीं दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं है। चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी के पास चलते हैं। सुंदरानी जी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ी ही सुखद तस्वीर सामने आई, और जैसे पत्रकार साहब भी कह रहे थे द्विवेदी जी कि एक लंबा समय हो गया, 50 सालों के बाद अब किसी को हम तिरंगा फहराते हुए यहाँ पर देख रहे हो, जवानों का जोश भी दिखाई दे रहा है और प्रतिबद्धता सरकार की दिखाई भी दे रही है। लेकिन आप ऐसा क्यों लग रहा है कि राज्यों के बीच में समन्वय नहीं है? तेलंगाना अपनी एक अलग राग छेड़ रहा है, आपको लगता है कि ये दबाव बनाने की कोशिश है या फिर आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं? देखिए ललित जी, निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति का ये कमाल है कि वो आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी हमारी पूरी सरकार, केंद्र की और राज्य सरकार ने जब 2026 में नक्सलवाद समाप्त करने का बीड़ा उठाया, तब लोगों को ये विश्वास नहीं होता था। लेकिन जो घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से नक्सली समर्पण कर रहे हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का सफाया होगा। आज देखिए बस्तर में जब जवान ने तिरंगा पहाड़ी पे लहराया, नक्सल क्षेत्र में लहराया, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखता हो, सीना गर्व से ऊंचा हुआ। मैं अनिल द्विवेदी जी ने जिस प्रकार से बताया कि इस नक्सली समस्या के कारण सभी को कहीं न कहीं जवान हमारे हजारों की संख्या में मारे गए, शहीद हुए, और हमारे नागरिक, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सभी ने बड़ी संख्या में नक्सलियों के शिकार हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज बस्तर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ इस बात की खुशी में है कि शीघ्र ही हमको मुक्ति मिलेगी।
तेलंगाना की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये आभास होता है पहले कि अगर हम राहुल गांधी जी के, दिग्विजय सिंह जी के बयानों पे नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि हर मुद्दे पे, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो, कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हमारी इस अभियान का समर्थन कर रही, मैं उसका स्वागत भी करता हूं, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस की दो मुखी भाषा जो है, कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता तो नक्सलवाद से मुक्ति चाहती है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिन जिन राज्यों में नक्सलवाद की समस्या थी, वहाँ की जनता ने भी नक्सलवाद से छुटकारा पाया। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में सरगुजा में हमने नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया था। सौभाग्य से विष्णुदेव साय जी की सरकार नक्सलवाद को पूरी तरह सफाया करने में सफल होगी, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो या कुछ विभिन्न विचारधारा के लोग जो कांग्रेस के हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग बयान देते हैं, भगवान शायद उनको सद्बुद्धि दे। चलिए मैं अजय जी के पास जाऊंगा। अजय जी, हमने भूपेंद्र के उनके भी बयान सुने, धनेन्द्र साहू जी के भी बयान सुने, और हमने देखा कि भूपेश जी भी कह रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार करे काम, हम सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कितना भी बड़ा एक्शन ले। धनेन्द्र साहू जी ने भी इस तरह की बात की, और हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी, जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी, वो लगातार तारीफ भी कर रही है। आखिर ऐसा क्या है, वजह है कि जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस बोल रही है वो तेलंगाना से वैसे सुर नहीं निकल कर सामने आ रही है? इसके पीछे कोई खास वजह आप देखते हैं? देखिए ललित जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में ये बात कही इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जहां तक मैं चूंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति करता हूं और छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। हम जवानों के हौसले को सलाम करते हैं, जो जवानों ने इतनी विकट स्थिति में, इतनी गर्मी के समय में जा कर के इतने लंबे ऑपरेशन का संचालन उन लोगों ने किया, और जिस तरीके से जवान का हौसला दिखा रहा था और वो जिस हौसले के साथ तिरंगे को लहराने का काम वहाँ पहाड़ी पर खड़े होकर कर रहा था, ये दर्शाता है कि हमारे जो जवान हैं उनके हौसले अब भी बुलंद हैं, वो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के दृढ़ संकल्पित हैं, और हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर एक दिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया होगा। नक्सलवाद के सफाये को लेकर के हम इस प्रदेश के में जो जवान नक्सलवाद से लड़ रहे हैं उनके साथ हैं। सरकार जो नीति बनाएगी हम उस सरकार के साथ हैं, और पूरे विपक्ष का सहयोग जो है वो सरकार को मिलेगा, क्योंकि नक्सलवाद का अगर सबसे बड़ा दंश किसी ने झेला है तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। 2013 में जिस तरीके से झीरम की जो घटना हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी की फ्रंट लाइन की पूरी एक लीडरशिप जो है वो नक्सलवाद की भेंट चढ़ गई थी, और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक जो हैं उनको उनकी शहादत जो है नक्सलवाद की भेंट चढ़ी। तो राजनीतिक दल जो भी हैं, निश्चित तौर पर उन दोनों राजनीतिक दलों ने नक्सलवाद का दंश झेला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो लोकल जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वहां सरपंच की बात करें चाहे पंच की बात करें, उन लोगों की, वो लोग तो बेचारे जो है वो दुधारी तलवार में रह करके खड़े होकर के जनता का काम करने का काम करते हैं, बीड़ा उठाते हैं। उनका तो हमेशा खतरे की घंटी जो है वो लटकी रहती है। बस कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि नक्सलवाद के सफाई के नाम पर वहां के जो बस्तर का जो आदिवासी है उसके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। हमारी सरकार जब 2018 में बनी तो हमने वहां पर विकास, विश्वास और सुरक्षा को टारगेट करके नीतियां बनाई। हमने देखा कि वहां पर जो नक्सली हैं, नक्सली आज जो विजय शर्मा जी का बयान सुन रहा था मैं, नक्सली के जो नेता हैं वो तेलंगाना के हैं या फिर आंध्र प्रदेश के हैं। वो हमारे बस्तर के जो जवान हैं, जो आदिवासी भाई हैं मेरे, उनको वो लोग रोजी में बहला के बरगला करके ग्राउंड में लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। चूंकि उनके पास रोजगार नहीं होता, उनको पैसे की आवश्यकता होती है, उनका नक्सली मूवमेंट से या नक्सली विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो लोग उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिए वहां के आदिवासी भाइयों को रोजगार मुहैया कराया। जिस झीरम घाटी में बारूद की गंध आती थी, हमारी सरकार की समय हमने वहां पर कॉफी की खेती
खेती करवाई, डेनेक्स एक ब्रांड बनाया जींस का, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलने लगा। नहीं, तो निश्चित तौर पर निश्चित हमारी ही। सरकार ने भी जो काम अजय किया जी, है निश्चित ही। उसको भी इस सरकार को लेकर के चलना चाहिए। अगर बस्तर के आदिवासी की जेब में पैसा होगा, ठीक। वो बंदूक उठाने वालों के साथ कतई खड़ा नहीं बिल्कुल, होगा। ये बहुत सरकार महत्वपूर्ण को बात वहां आपने के कही, आदिवासी क्योंकि के वो साथ आदिवासी है, विश्वास का संबंध वो अगर बनाना मजबूत होगा और वो जागरूक होगा, मजबूत होगा, पढ़ा लिखा होगा और रोजगार करने वाला होगा, तो शायद वो फिर नक्सलियों की चपेट में आ भी नहीं सकता। ये आपने सही कहा और निसंदेह इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। आपकी सरकार ने भी उस वक्त काम किया था और बीजेपी की सरकार अभी जो मौजूदा है वो भी काम कर रही है। लेकिन अनिल जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। ये कहा जाता है, वाकई ये कहा जाता है कि जो एक कैडर है नक्सलियों का, जो बड़ा कैडर है और समितियों के जो सदस्य हैं इनके, वो ज़्यादातर तेलंगाना से, यानी यहाँ के आदिवासियों का फ़ायदा उठाते हैं, इनको वो ढाल बनाते हैं, यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, फिर भाग जाते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर चपेट में आते हैं। क्या एक बड़ा कारण ये भी है, ये बड़ी वजह हो सकती है कि इसी वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर एक दबाव होगा उनके पर कि यहाँ के लोग हैं तो किसी भी तरह से शांति वार्ता कराई जाए, कगार अभियान को रोका जाए? देखिए ललित जी, छत्तीसगढ़ एक समय था जब छत्तीसगढ़ से ज़्यादा नक्सली आंध्र प्रदेश में हुआ करते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने जो रणनीति अपनाई, जो योजना लागू की, जो आत्मसमर्पण नीति लागू की, उसके चलते वहाँ से नक्सलवाद खत्म हो गया और अब नक्सलवाद पूरे देश से लगभग अब अंतिम सांसें ले रहा है। बस्तर में वो इसलिए टिके हुए थे कि बस्तर का जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ का डेंस फॉरेस्ट एरिया है, इसके चलते वहाँ रुके रहते थे और उसके लिए जरूरी था कि 5-6 जो आसपास के छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, ये 7 राज्यों की जब तक कोऑपरेशन नहीं मिलता, जब तक यहाँ की फोर्स नहीं मिलती, तब तक ये संभव नहीं था। और इसलिए अमित शाह जब केंद्रीय गृह मंत्री बने तो उन्होंने बोला कि ये 7 राज्यों की जो फोर्स है या जो भी 3-4 राज्य है, इन सब ने मिलकर के एक साथ अटैक किया। तो नक्सली बहुत सीमित संख्या में थे, लेकिन जब अलग अलग राज्यों की पुलिस ने एक साथ यूनाइट होकर के अटैक किया तो नक्सलियों के लिए मुश्किल शुरू हुई। एक बात और बताऊंगा कि पहले जो नक्सलियों से निपटने की नीति सरकार की हुआ करती थी, वो डिफेंसिव हुआ करती थी, अटैकिंग नहीं होती थी कि नक्सली पहले हमला कर देते थे, बाद में सरकार रणनीति बनाती थी या पुलिस फोर्स रणनीति बनाती थी उनको कैसे घेरना है, कैसे मारना है, यानी डिफेंसिव मोड में आकर के अटैक करती थी। इस बार रणनीति बदली गई है। जैसे ही विष्णुदेव साय सरकार आई, उन्होंने सबसे अच्छा नारा दिया कि बोली का जवाब बोली, गोली का जवाब गोली। तो और उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई कि अब हम डिफेंसिव मोड में अटैक नहीं करेंगे, अब हम फर्स्ट अटैक की पॉलिसी अपनाएंगे और फर्स्ट अटैक की पॉलिसी ने ही ये रिजल्ट दिए, नक्सलियों को घुटने टेकने को मजबूर किया है। और इसलिए आज यदि सिमट गए नक्सली, हालांकि सवाल उठता है कि अगर 4-5-6 दिन से नक्सल ऑपरेशन उस पहाड़ी इलाके में चल रहा था तो नक्सली वहां से भाग जाने में कैसे कामयाब हुए, क्योंकि ये वो पहाड़ी थी जहां उनका निवास स्थान था, जहां वो रहते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंटेलिजेंस चूक थी या कहीं आपको सूचना जो है लीक हो गई और उसके चलते नक्सलियों को पहाड़ी छोड़ करके जाना पड़ा। नहीं तो उम्मीद जताई रही थी कि कम से कम वहां पर 150 से 200 नक्सली उपस्थित होते और उनका इनकाउंटर पुलिस कर पाती। पर ठीक है, पुलिस अनिल जी, लेकिन इसका कोई आधिकारिक अभी पुष्टि हुई नहीं है कि वहां तमाम नक्सली भागी गए या नहीं भागे, क्योंकि अभी तक तो कोई सेना की तरफ से कुछ जवाब आया नहीं है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और एक चोटी जिसको कहा जा रहा है जिस पर तिरंगा फहरा है, अभी भी 2 चोटियां बाकी है। तो ये भी तो हो सकता है कि नक्सली वहां की तरफ भागे हो। लेकिन सुंदररानी जी, मेरा सवाल ये है, ये भी सही है कि 9 दिन हो गए, बड़ा लंबा समय हो गया, एक गैप मिलता है, क्या वजह रही कि बहुत स्लो चल रहा है ये ऑपरेशन? क्या राज्यों के बीच में समन्वय नहीं है या वो दुर्गम इलाका, इतना दुर्गम इलाका? लेकिन हम उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि फोर्सेस है और वो केंद्र की जो फोर्सेस है वो भी यहाँ आ सकती है, राज्यों की फोर्सेस तो लगी हैं, तो तमाम बल मिलकर क्या पहाड़ी को विजय करना इतना लंबा समय लगता? इसके पीछे कोई खास कारण आप देख रहे हैं? क्योंकि इसी बीच एक सवाल और संदेह भी होता है कि कहीं उनको वो एक सेफ कॉरिडोर बनाने का मौका तो नहीं मिल जाएगा? नहीं अनिल जी, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जो दुर्गम इलाका है वहाँ नक्सली उस से जानकार है वहाँ के, और हमारे जो जवान है वो कहीं न कहीं वो बाहर के हैं। तो समय तो निश्चित रूप से लग रहा है और समय के परिणाम भी तो अच्छे निकल रहे हैं ना। तो इतने संघर्ष कर रहे हैं तपती हुई धूप में, जिस प्रकार से हमारे जवान वहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं और आज एक पहाड़ी पे तिरंगा लहराने में कामयाब हुए हैं, तो मैं तो उन्हें सैल्यूट करूंगा कि वो इस दुर्गम स्थिति में भी अपने आप को कामयाब कर रहे हैं।
आपको लग रहा है कामयाबी मिल रही है क्या? ये जिस तरह से अनिल जी का भी संदेह था कि कहीं वो वहां से भागने में सफल तो नहीं हुए? नहीं, अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि जब कोई तक, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सेना के जवानों का आधिकारिक पुष्टि हो जाए तब तक कहना जल्दबाजी होगी। और हो सकता है अन्य एक चोटी जो है पहाड़ी है वहां पे हो। और नहीं, देखिए ये तो निश्चित रणनीतिक रूप से चीजें उसके हैं परिणाम और जिसका सुखद आए। खुलासा किया भी नहीं जा सकता। बहुत गुप्त रूप से इसको अंजाम करना देना भी होता है, नहीं क्योंकि चाहिए नक्सली तो अभी। तमाम चीजें देख ही रहे होते हैं और उस जगह को वो उनके लिए बहुत बड़ी महफूज जगह है, वो जवानों के लिए बहुत मुश्किल वाली और चुनौती वाली जगह है, तो उनको तो सैल्यूट करेंगे ही करेंगे हम। लेकिन अजय जी, एक बड़ा सवाल ये भी आता है, आपने वाकई सहयोग किया तमाम चीजें, क्या ऐसा नहीं हो सकता चूंकि कांग्रेस की सरकार है, आप उनको समझाएं कि यहाँ जिस तरह की सिचुएशन है बहुत ख़राब सिचुएशन है, भौगोलिक स्थिति भी अलग है, बस्तर में आज भी जो है वहाँ पर आदिवासियों को ढाल बनाया जाता है और आज एक समय है क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी एक प्रथम पंक्ति खोई है, इसका सबसे बड़ा दंश तो कांग्रेस को मिला है और इसीलिए क्या आप यहाँ के जो बड़े लीडर्स है वो बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री से और कम से कम ऐसा कुछ तालमेल बैठे कि इसका जो सफल परिणाम हमको देखने को मिले? निश्चित तौर पर ललित जी, इसके लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करनी चाहिए। और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी बता रहे थे, मुझे तो वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं और क्या रणनीति के साथ वहां पर काम हो रहा है इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन बतौर जैसे अनिल जी ने बताया कि 6-7 राज्यों से उनको घेरा गया है और 7 राज्यों की फोर्स जो है वो जो 2 पहाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से घेर कर रखी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर हमें समय लग रहा है। लेकिन अनिल जी जिस तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सुखद रिजल्ट आएगा। पूर्व विधायक आदरणीय सुंदरानी जी भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर जब दूसरी पहाड़ी में जो हमारे जवान हैं वो वहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे सुखद रिजल्ट आएंगे। और कांग्रेस पार्टी चाहती है निश्चित तौर पर कि जो नक्सलवाद है उसका सफाया हो। और जो बात अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को लेकर कह रहे हैं, तो मेरे बात करने से या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के बात करने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बात करें और निश्चित तौर पर क्या बातें हैं, क्या संशय है, क्या विरोधाभास है। क्योंकि नक्सलवाद इस देश का कोई भी नागरिक जो है ना तो वो आतंकवाद को बर्दाश्त करने की स्थिति में है और ना नक्सलवाद को बर्दाश्त किया जाना चाहिए। ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, क्योंकि इस देश का संविधान ही सर्वोपरि है। जिसकी निष्ठा और आस्था संविधान पर है उसको इस देश में रहने का अधिकार है, जिसकी आस्था और निष्ठा संविधान पर नहीं है उसे इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। अनिल जी, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि हम लोग लगातार कहते हैं कि केवल बंदूक का जवाब तो बंदूक से देना ही चाहिए। हम एक बड़ी पंक्ति के लीडर्स को ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा वाला हमेशा बात की जाती है कि विचारधारा खत्म कैसे होगी। तो क्या आदिवासियों की तरफ ध्यान देना होगा और क्या जो 2 तरफ से मार करना जैसे सरकार लगातार कर रही है कि एक लून वाटू अभियान भी चलाया गया है ताकि लोगों को जो है मुख्य धारा में शामिल किया जाए, साथ ही साथ उन लोगों को भी सबक सिखाया जा रहा है जो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, जो समर्पण नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो तीसरा पक्ष है जिसके हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे भी तमाम लोग हैं जो कहीं नक्सली ना बन जाए इस डर से या फिर सरकार की नीतियों से वो प्रभावित ना हो इस डर से, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको रोजगार देने की दिशा में और उनको शिक्षित करने की दिशा में काम किया जाए। देखिए ललित जी, मुझे ऐसा लगता है और अजय साहू भी सहमत होंगे और श्रीचंद सुंदरी जी भी सहमत होंगे कि देश में कोई भी समस्या समय के हिसाब से आती है। 50 साल पहले आप देखिए बस्तर क्या था, बस्तर में विकास नहीं था, कानून व्यवस्था बड़ी ढीली थी, वहाँ पर जमींदार आके अत्याचार कर लेते थे, आदिवासियों की चिंता नहीं होती थी, नमक के बदले चिरौंजी ले ली जाती थी, इतना उनको ठगा जाता था, कानून व्यवस्था अलग वहाँ पे अत्याचार के तरह हो जाती थी। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जब कोई व्यक्ति बंदूक उठाने के लिए विवश होता है। अब ये दौर नहीं है, 50 साल बाद हमारा देश बदला है, लोकतंत्र बदला है, आदिवासी शिक्षित हुए हैं, डेवलपमेंट वहां पहुंचा है
और आप देखिए ये छत्तीसगढ़ में इसके अलावा और कहीं नहीं हो सकता है कि जो कांग्रेस के नेता थे स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, जो झीरम घाटी हमले में शहीद हो गए और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने बोला कि मैं महेंद्र कर्मा हूं, मेरे पे गोली चलाओ। उन महेंद्र कर्मा ने रमन सरकार जो भाजपा थी उसके साथ कोऑपरेट किया और सलवा जुड़ूम अभियान चलाया, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। और इसी तरह अभी जो अभी एक नया अभियान जो चल रहा है विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से, उसके भी बड़े अच्छे नतीजे मिले हैं। तो चाहे वो पाकिस्तान आधारित टेररिज्म हो, चाहे वो नक्सलवाद द्वारा आधारित टेररिज्म हो, नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, शस्त्र का जवाब सिर्फ शस्त्र है। ये बात हमारी सरकार और फोर्स को समझना होगा और जब इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, हालांकि सरकारें होती हैं, लोकतंत्र की होती हैं, वे शांति और विकास दोनों के साथ आगे बढ़ती हैं। बहुत समझाया गया नक्सलियों को, बहुत उनकी अत्याचार उनके झेले गए, बहुत शहादत दी गई, बार बार समझाया गया कि आत्मसमर्पण कीजिए, आइए मुख्य धारा में लौटिए, चुनाव लड़िए और उसके बाद मुख्य धारा में आइए। नक्सलियों के कान में जू नहीं रेंग रही थी। लेकिन ये तो सरकार है, सरकार ने एक बार दृढ़ इरादे तय किए, 4-5 राज्यों को इकट्ठा किया और एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। निश्चित तौर पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट नक्सलवाद अंतिम दौर में बस्तर में है। बस्तर फिर से खुशेगा, बस्तर फिर से चहचहाएगा, वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। निश्चित ही अनिल जी, और ये तमाम चीजें हमको दिखाई भी दे रही है दूर से अगर देखा जाए, क्योंकि ये सुखद तस्वीरें जब सामने आती है, सरकार की प्रतिबद्धता साफ तौर पर दिखाई देती है, विपक्ष का सहयोग करने की नीति साफ तौर पर दिखाई देती है, और ये तमाम चीजें जब साथ में आती है और जवानों का जोश हौसला तो वो है ही, उनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि वो लगातार मेहनत के साथ उस दुर्गम इलाके में लगातार डटे हुए और काम कर रहे हैं। अपना काम वो बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद का अंत हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार